हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की जो तैयारी है वो फिलहाल तो पूर्ण हो ही चुकी है। आज मैं यहाँ पर मैथ का आपको ये बहुत ही फुल एक रिवीजन, लास्ट रिवीजन आपको देना चाहती हूँ। मैथ की महामैराथन नहीं करवाई थी उस टाइम पर, ये कहा था कि पेपर के एक दिन पहले होगी। तो ये अभी मैं यहाँ पर आपको मैथ की कोई मेरी हैंड रिटन नोट्स मैंने नहीं बनाई, बस पढ़ाती गई, जो लिखती गई करवाती गई थी। अभी सिर्फ यहाँ पर आपको पूरा जो आपका एससीईआरटी का एक सिलेबस है, जितनी चीज़ें आपके एससीईआरटी के सिलेबस में मेंशन की गई, वो मैं पूरा रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप रेशान क्लास सर, जितनी कोशिश होगी, आप लोगों ने काफ़ी का प्रश्न सब कुछ लगाए हैं, देखा है, पढ़ा है, बस लास्ट रिवीजन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फटाफट। चलिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला आपके क्या चैप्टर देख लो। तो ये आपके ज्ञान अंक संख वगैरह से है, संख्या वगैरह, स्थानीय मान, गुणा, भिन्न वगैरह वगैरह, दशमलव के पॉइंट, अपवर्तक, समापवर्तक, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलेंगे। और एक 14 चैप्टर आपको पूरे दिए गए हैं, इनमें हम कोशिश करेंगे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला चैप्टर आपका इकाई का है, जहाँ पर संख्या, संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। संख्या का बोध क्या है, अंकों का ज्ञान क्या है, शून्य अंक का ज्ञान क्या है, अंकों का स्थानीय मान क्या है, परिभाषाएं तो कभी लिखने को आती नहीं है। संख्या की एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ। संख्या की जैसे परिभाषा क्या होती है, जिन वस्तुओं से, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्यांक क्या होता है, संख्याओं को जिन संकेत के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उनको हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है कि किसी संख्या को लिखने के लिए जो अंक प्रयुक्त किए जाते हैं 9 तक, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम संख्यांक कहते हैं। कुछ नंबर इस तरीके से है, ये देवनागरी की मतलब लिपि का नंबर है, ये रोमन का है, ये अरबी का, ये अंतर्राष्ट्रीय का है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में देख के आपको, जो ये रोमन नंबर हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें प्रश्न बनता है, ठीक है। अब रोमन नंबर क्या होता है, रोमन संख्याएं क्या, ये तो कोई प्रश्न आपका बनेगा नहीं। आपको रोमन नंबर भी लास्ट की क्लास में मैंने आपको दिखाए थे। रोमन नंबर में आप देख सकते हैं, 1 को हम आई लिखते हैं, सेकंड में हम 2 में हम 2 आई लिखते हैं, 3 में 3 पाई बनाते हैं, 4 के लिए हम वी और आई बनाते हैं। तो ये 1 से लेके पूरा आपको 10 तक के पूरे रोमन नंबर दिए हुए हैं, जिनके बेस पे हम कितने भी बड़े से बड़े हमको रोमन नंबर दिए हम बना लेते हैं। IVX LCDM यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हमेशा याद रखना है। I से 1 होगा, V से 5 होगा, X से 10 होगा, L से 50 होगा, C से 100 होगा, D से 500 होगा, M से 1000। इन्हीं के बेस पे हम रोमन नंबर बनाते हैं, और रोमन नंबर के 1-2 प्रश्न आपको सामान्यतः आते ही आते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब देखिए आपको जैसे 90 का पूछ रहा था, 90 का क्या बनेगा, C, X और C, क्योंकि C का मतलब क्या है 100, 100 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 90 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, X और C लिखेंगे तो आपका ये 90 बन जाएगा। तो 90 का क्या होता है, XC। अगर बात करते हैं 40 की, तो 40 का क्या क्या होता है, XL होता है। L मतलब 50 होता है, 1 माइनस कर दो, मतलब 10 माइनस कर दो तो XL हो जाएगा। इसी तरीके से 9 का है तो IX होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, IVX LCDM। तो आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ से लेके मेन जितनी 10 तक ये दे दिया। 20 का आप डबल एक्स कर दो, 30 में 3x कर दो, 40 लिखना है तो XL कर दो, 50 लिखना है L लिख दो, 60 लिखना है तो 50 के आगे 10 और जोड़ दो, 70 लिखना है तो 50 के आगे दो बार जोड़ो, 10 10, ठीक है। 90 ये हो गया, 100 ये हो गया, और ये इस तरीके से आपको देखने को आएगा। तो अगर आएगा तो आप कर लीजिएगा। अब कुछ प्रश्न आपको छोटे छोटे दिए हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार ध्यान से रखो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, रोमन पद्धति में 1000 के मल्टीपल में कभी कभी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको अलग अलग देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कभी जैसे 69 का दिया है, तो 69 को आपको बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं, आपको 5000 लिखना है। जैसे पहले ये देखो, 5000 लिखना है तो V के ऊपर बार लग जाएगा, V के ऊपर बार लग जाएगा। 10,000 लिखना है तो X के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। 50,000 लिखना है तो आपको L के ऊपर बार लग जाएगा। आपको 1 लाख लिखना है तो C के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। आपको 5 लाख लिखना है तो D के ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को। अब 69 का है तो 69 देखो, यहाँ पर L देख लिखा गया, 50 हो गया, एक यहाँ पे X लगाए 60 हो गया, और 9 लिख दिए। तो इस तरीके से आप एक एक करके लिखेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड, समझ में आई बातें। ऐसे आप 98 का देख लो, ठीक है, सेम वही, C लिखेंगे 100, उसका 10 माइनस करेंगे 90, फिर 8 लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिए 49 लिखा गया है, 333 लिखा गया है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो फटाफट देखेंगे। ये कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस के PDF में जो भी चीज़ें हैं। अब ये देखिए, आपको अंकों का स्थानीय मान है, स्थानीय मान में दिया है 3477।
तो हम क्या लिखते हैं, दाहिनी ओर से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको सात के दोनों सात के स्थानीय मान आपको बताने हैं। तो यहाँ पर एक सात का जो स्थानीय मान है वो 7 पे ही है, एक के इकाई के अंक पे है, दूसरा दहाई के अंक पे है। तो वो उसके आगे जितनी संख्या या डिजिट रहते हैं उतना जीरो लगाते हैं। तो इस वाले 7 के आगे सिर्फ एक है, तो हम यहाँ पर 70 लिख देंगे। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखे तो 3 का क्या हो जाएगा 3000, 4 का 400, 7 का 70 हो जाएगा, और ये 7 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको स्थानीय मान पूछेगा। उसके बाद देखिए 3, 4, फिर वही सारी चीज़ें आपको ऐसे बांट करके लिख दी गई है। आगे बढ़िए। अब ये देखिए 427 को दिया गया है, 427 को दिया गया है, 3501 को दिया गया है। तो इस तरीके से आपको नंबर दे देंगे और आपको लिखने के लिए आएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है 5231 में से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। तो 5000 का 5 के आगे 3 जीरो लगा दो, 2 के आगे 2 जीरो लगा दो, 3 के आगे ऐसे करके लगा दो, तो आपको ये आ जाएगा। इसमें देखिए प्रत्येक दो का स्थानीय मान का योग बताओ, सारे दो को स्थानीय मान बताओ। तो देखो पहला यहाँ पर 2 लिखो, उसका कितने जीरो, कितने आगे डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 2 4 है, तो ये फिर आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2 लिख दो, उसके आगे कितने 3 डिजिट है, तो आप 3 लिख दो। फिर आप 2 लिख दो, उसका कितने डिजिट है, 2 लिख दो, तो आपका ये हो गया। उसके बाद फिर आप 2 लिख दो, उसके आगे 1 है, फिर 2 लिख के सबको जोड़ दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत छोटा है सिलेबस में, देखिए आपके एससीईआरटी के डीएलएड के लिए इतना ही दिया गया है। अब यहाँ पर आपको दिया है कि 2345 में 3 का स्थानीय मान क्या है। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है, 3 का स्थानीय मान 300 है। बहुविकल्पी में एक प्रश्न इस तरीके का। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिया गया 1 5 4 5 2 5 में 5 का स्थानीय मान का योग बताना। तो ये वाला 5 तो 5 हो जाएगा, ये वाला 5 जो है वो आपका 20500 हो जाएगा, ये वाले 5 के आगे जो है 4 जीरो लग जाएगा, सबको जोड़ दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिक आ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ईजी आए भी। ठीक है, चलिए ये दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो गुणा की जो संकल्पनाएं हैं, गुणा करना तो आप जानते हैं, 2 2 2 गुणे 2 3 गुणे 6 ऐसे करके। तो गुणा की संकल्पना में कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी आती हैं, नहीं कभी कभी नहीं। ये तो बहुत बेसिक है, थ्योरी है। अब देखिए 62 और 74 को गुणा करने को दिया, तो क्या आप नहीं कर लेंगे क्या, ये सब तो कर लेंगे, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। आगे बढ़िए। अब देखिए ऐसे 3 अंकों का 2 अंकों के साथ दिया है, 675 को 67 से गुणा करो, आराम से आप गुणा कर लोगे। आगे बढ़िए। और भी बड़े बड़े गुणे दिए हैं, ठीक है, गुणा वगैरह आएगा तो आराम से कर लेना। तो इस तरीके से आपको अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कुछ बातें यहाँ पर जैसे आपको ध्यान रखने वाली बहुत बेसिक कभी कभी सत्य सत्य में आती हैं कि दो संख्याओं के गुणा करने में संख्याओं के क्रम बदलने का गुणनफल नहीं बदलता है। अब जैसे यहाँ पर 28 गुणे 3 लिखा है, 28 गुणे 3 करोगे तो 84 आएगा, और 3 गुणे 28 लिखोगे तब भी 84 आएगा। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर दिया गया है कि किसी संख्या और एक का गुणा, कोई भी संख्या अगर आप एक से गुणा करोगे तो हमेशा वह संख्या ही आएगी, ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये दिया है किसी संख्या और शून्य से गुणा, कोई संख्या में शून्य से गुणा करोगे तो हमेशा शून्य ही आएगा। आगे बढ़िए। इस तरीके से आपको कई सारे पॉइंट्स दिए रहेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे। भाग की संकल्पना में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो गुणा भाग करना तो आपको आता ही, आपके सिलेबस में इतना ही दिया था जो कि आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है, ये वाला यार, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस प्लेसफल, ये वाला सूत्र याद कर लो। मैंने उस दिन अभी 3-4 दिन पहले मैथ के सारे फॉर्मूले एक साथ पीडीएफ सारे सेंड किए थे, जो कि आपके आगे वाले चारों सेमेस्टर में काम आएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर दिया है। तो ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का जो सूत्र है इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पे प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये भाग के लिए कुछ छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सब ये सारे सवाल आपके यूपी बोर्ड की जो किताब है उनमें मिलता है, उससे ही लिया ही गया है ये। ठीक है, तो गुणा और भाग दोनों आप लोग आराम से कर लीजिएगा अगर बनता है तो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट भिन्न है। भिन्न के कुछ कुछ सवाल आते हैं, अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, भिन्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मेन जो चीज़ हमें जाननी है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आएगा, वही सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए अब जैसे भिन्न आप जानते हैं, अंश होता है, हर होता है, नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना तो जरूर आना चाहिए। मुझे एक बार देखना है कि क्या ऐसे प्रकार भी दिया है कि नहीं दिया है, शायद ऐसे प्रकार नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भिन्न के जो प्रकार होते हैं, मिश्रित भिन्न, आपका सम भिन्न, विषम भिन्न, ये सब ध्यान रखिएगा। भिन्न की संकल्पना में आप देख सकते हैं बहुत बेसिक चीज़ें फिलहाल इसमें है। मैथ थोड़ा टफ तो आता है, बात सही भी है,
लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाना आएंगे, तो भिन्न के गुणा वगैरह बहुत आसान होते हैं, भिन्न के जोड़ भी बहुत आसान। जैसे आपको दिया है 2 + 5, ठीक है, और नीचे भी 5 दिया है और अपॉन भी 5 दिया, तो आप जानते हैं कि नीचे की जगह आपका जो यहाँ है ये समान है, जैसे ऊपर हम जोड़े तो ये 5/5 हो जाता है। तो ये आपको आपके जोड़ के लिए भिन्न का, भिन्न में घटाना भी इसी तरीके से अगर दिया और यहाँ पर आपका 6 लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो, तो आपको क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाना तो बहुत आसान है। भिन्न का गुणा भी सेम है, ठीक है, बहुत आसान ये भी होता है। भिन्न के गुणे में क्या रहता है, जैसे देखिए आपको 1 × 2 3 × 2 दिया, तो 1 × 2 को 2 कर दो और 3 × 2 को दिया पे 6 हो गया। अब भिन्न का भाग इस तरह करना, तो भाग में हम क्या करते थे, भाग करने के दिया तो हम संख्या को डिजिट को पलट देते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट से आपको ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई और सब बताया है। तो आपके इस भिन्न के प्रकार में इसमें भिन्न के प्रकार नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने आपको ये देखिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के सवाल दिए भी है इसमें। 4/9 + 3/9 दिया है, दोनों को कॉमन कर दो, 4 + 3 हो गया और 7/9 हो गया, भिन्नों का संयोग हो गया। अब इसी तरीके से आपको घटाने के लिए भी दिया रहेगा, भाग करने के लिए भी दिया रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5/7 डिवाइडेड बाई 2/7, तो नीचे का हर समान है तो 5 में से 2 जाएगा, 3/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने मैथ की कोई कॉपी नहीं बनाई थी, जो मैथ्स मैंने आपको पढ़ाए थे ना वो बस जो भी कॉपी मुझे मिलती गई मैं सॉल्व करती गई कराती गई, इससे मैंने मैं मैथ की कोई कॉपी नहीं। अब सेकंड सेमेस्टर में लेकिन आपको कॉपी बनाएंगे तो उस तरीके से, जैसे आपको बाल विकास, सारे शिक्षण अधिगम, संस्कृत का रिवीजन करा तो उसको नोट्स बनाए थे, लेकिन मैथ का कोई नोट्स हम नहीं बनाया। जहाँ टाइम मिला जिसमें लिखे वही कॉपी क्लिक किया, इमेज पढ़ा दिया, इस तरीके से किया लास्ट में। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ देना, क्योंकि मैथ मुझे लगता है किसी कोई नोट्स नहीं होती है, मैथ बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आएगी, जितना लगाएंगे उतना ही आएगी। अब यहाँ पे दशमलव का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो हम देखिए कैसे करते हैं। ये 1000वां भाग, 100वां भाग, 10वां भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से आपको बांट के आपको मिलता है। जैसे आपको ये दिया गया है, ये देखिए 432.562, इसी को ये यहाँ पर बांट करके लिखा गया है। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें 432 में होती, तो ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। लेकिन जो ये दशमलव के बाद होती है वो 10वां भाग होता है, वो 100वां भाग होता है, वो 1000वां भाग होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये डिवाइडेशन है। तो आपको दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, अब दशमलव का जोड़ वगैरह तो वैसे ही सेम चीज़ है। दशमलव के जोड़ में क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो एकदम सीध में होना चाहिए। तो 5 5 10 हो गया, 0 कैरी 1 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 0 कैरी 1 हो गया, और 9 8 8 16 17 होता है, एक यहाँ पे 18 हो गया, एक कैरी बचा, तो 18.00, ठीक है। तो भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, ये चीज़ें आपको आसान से आती होंगी। गुणा में क्या होता है कि हम दोनों संख्या का जो गुणा का दशमलव जहाँ लगा होता है उसको जोड़ कर लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं नहीं करवा रही, कुछ उसमें करने लायक नहीं है जो आप सोचो। अब आपको दशमलव का भाग कभी कभी आता है, 1-2 प्रश्न कभी कभी बनता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हमेशा जीरो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 10वां आपको 125 है, 125 आराम से 10 से भाग दो, दोबारा दशमलव 5 आएगा, 100 से भाग दे दो, आपका आराम से जितने जीरो पे जितना जीरो हो, जितनी आपका जितना जीरो होता है उतना एक फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पर देखो 125 लिखा है, आपको उसको 10 से भाग दे तो कितना जीरो लगा, सिर्फ इकाई के अंक पे लगा, तो दहाई यहाँ पर आप जीरो लगा दो, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा। यही चीज़ अगर 100 भी यहाँ पर दी होती तो देखो 2 जीरो लगा है, तो हम इधर चलते हैं। जब हम कभी दशमलव में भाग कर, यही सेट है, हम भाग गुणा करते हैं। अगर जैसे मान लो 125 दिया, 125 में 10 से गुणा करेंगे तो आगे चलेंगे, इसीलिए ये जीरो उठ के देखो, सिंपल से आज समझ लो तो कंफर्म हो जाएगा। इसी 125 में अगर आप जाके 10 से भाग करोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भाग में दशमलव इधर चलता है। आप एक चीज़ आज बहुत अच्छे समझ लीजिए कि 125 में 10 से भाग करो तो भाग में दशमलव इधर चलता है, ठीक है। जितने पे जितना संख्या जीरो के है उतना आप पॉइंट लगा दो, एक ही अंक है जीरो पे, इकाई पे लगा दो। लेकिन अभी यही गुणा करना होता, अगर 125 गुणे 10 करना होता, इसका आंसर क्या आता है, 125 के आगे जाके जरूर, तो गुणे में केस में इधर चलता है और भाग के केस में भाग जो है दशमलव इधर चलता है, यही इतना फर्क है। इसीलिए आप गलत करते हो, लेकिन बहुत बेसिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ सवाल आपको इसी PDF में दिए गए, जोड़ घटाना है, भाग है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं मैथ का मैराथन आपको इसीलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि मैंने कॉपी नहीं लिखा था। मैंने कहा लास्ट में जो भी चीज़ें होंगी एक बार माइंड मेकअप हो जाएगा कि हाँ इतनी इतनी चीज़ें दी गई थी। अब आइए बात करते हैं आपके चैप्टर 5 की। 5 में अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त, गुणा, समापवर्तक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड में क्या कहते हैं, आप सभी तक देख चुके हैं। गुणनखंड में क्या है कि 5 गुणे 8 गुणे 5 दिया है, तो इसमें 40 आएगा। तो 8 क्या है, गुणा है, 5 क्या है, गुणक है, 40 क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पर 8 और 5 को हम 40 का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, 8 और 5 को हम क्या कहते हैं, 40 का गुणनखंड कहते हैं, क्योंकि 40 जो है वो 8 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया गुणनखंड। अपवर्तक किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपवर्तक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषाएं तो इसमें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं जिस तरीके से आप समझ सकते हो। देखते हैं कैसे परिभाषा दी गई है, बिल्कुल भी अपवर्तक की नहीं दी गई है। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या देखिए, लिखा क्या हुआ है कि एक प्रशिक्षु को 12 गोली दीजिए और इन्हें पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए कहिए कि पंक्तियों की गोलियां संख्या जो है वो समान हो। तो पंक्तियों की संख्या जो है वो 12 है, तो प्रत्येक पंक्ति में एक गोली, तो 12 पंक्ति में कितनी गोली होगी, 12 गोली होगी। प्रत्येक पंक्ति में अगर 2 गोली होगी तो 12 दूनी क्या होता है, 6 होता है, 2 छंग 12 हो जाएगा। अगर 3 होगी तो 3 3 रखेंगे तो गोलियों की संख्या 3 हो, तो आपको क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या घटती जाएगी। तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ बांटने के तरीके से बताया गया है। आगे बढ़ो, बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है ये सब। आपको बस सवाल बड़े बड़े आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपवर्तक की परिभाषा तो नहीं आती, लेकिन आपको जो परिभाषा के उदाहरण होते हैं वो आते हैं। कोई संख्या, अपवर्तक किसे कहते हैं, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड होती है, वह संख्या जिन जिन संख्याओं से, जिन जिन का मतलब है कोई एक संख्या है, मान लो x कोई संख्या है, और यह संख्या जिस जिस संख्या से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही, कट जा रही है, वो हमारी अपवर्तक होती है। वो हमारी क्या होती है, अपवर्तक होती है। ध्यान रखना, जैसे 2 है तो 2 का अपवर्तक क्या होता है, 2 सिर्फ 1 से कटेगा या 2 से ही कटेगा, तो 2 का अपवर्तक क्या होता है, 1 और 2। अगर बात कर लेते हैं 8 की, तो 8 का अपवर्तक क्या होता है, 8 जो है 1 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, 8 4 से भी कटेगा, 8 8 से भी कटेगा। 15 किससे कटेगा, तो 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। 70 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 70 से कटेगा। 84 इतनी सारी संख्याओं से कटेगा। एक बात आपको कुछ पॉइंट्स में है, अगर इस पर देखते हैं इस पॉइंट में क्या दिया गया तब बताती हूँ। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, एक जो होता है एक गिनती सबकी अपवर्तक होती है, क्योंकि सबको काटती है, वो सबसे बड़ी होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, हर एक संख्या स्वयं की अपवर्तक खुद होती है, ये ध्यान रखना। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विधारक होता है। जो भी संख्या का अपवर्तक है, जैसे ये 84 है तो 84 एक, ये जो जितनी संख्याएं हैं ये इसका पूर्ण अपवर्तक है। क्यों, क्योंकि 84 1 से कटेगा, 2 से काटोगे कट जाएगा, 3 से काटोगे कट जाएगा, 4 से काटोगे कट जाएगा, 6 से काटोगे कट जाएगा, 7 से काटोगे, जितनी भी है ये जितनी की संख्या लिखी सभी से 84 पूरी तरीके से कट जाएगा। किसी दी हुई संख्या का अपवर्तकों की संख्या जो होती है सीमित, कोई भी संख्या है 70 है, 70 का अपवर्तक ये फिक्स्ड है। कितनी संख्या है, 70 को काटने के लिए कितनी संख्या बनी है, तो 1 2 3 4 5, 5 से ज़्यादा 70 के अपवर्तक हो ही नहीं सकते हैं, ये निश्चित है। आप निकाल कर दिखा दीजिए, 70 से ज़्यादा 5, 70 के 5 से ज़्यादा अपवर्तक हो ही नहीं सकते हैं। यही आपसे कह रहा है कि कोई भी जो संख्या थी उसका जो अपवर्तक होता है वो निश्चित होता है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उसका उस संख्या से छोटा होगा या उसके बाद, हर एक संख्या का जो अपवर्तक होगा या तो उस संख्या से सारे के सारे छोटे ही होंगे, या तो वो संख्या स्वयं होगी उससे बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। 70 का अपवर्तक कभी 70 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको जैसे आए किसी और संख्या 90 का, 95 का, 85 का, 100 का, 200 का, 400 किसी का भी लिखने को अपवर्तक आता है, तो आपको यही लिखना है कि जिस जिस संख्या से वह नंबर कट जाता है और वह नंबर अगर 100 का आए तो 100 से बड़ी कभी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, इसी के साथ बात कर लेते हैं अपवर्त की गुणज जिसको कहते हैं। किसी प्रशिक्षु से 3 गुणे 6 को बराबर 18 लिखने के लिए कहिए, तो इस तथ्य का बोध कराइए कि 3 और 6 क्या है, उस 18 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कहते हैं, इसको गुणज कहते हैं। 3 और 18 संख्या 3 और 6 का गुणज जो है वो अपवर्त कहलाता है। तो यहाँ पर देखो 3 और 6 क्या है, अपवर्तक है, क्योंकि 3 से अगर 18 को काटोगे तब भी कट जाएगा, 6 से काटोगे तब भी कटेगा, लेकिन 18 जो है वो गुणज आया, 18 जो आया वो मल्टीपल आया, क्या आया, अपवर्त आया है। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए, तो 48 है तो 4 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, तो 4 और 12 क्या अपवर्तक है। ठीक है, 4 और 12 किसके अपवर्तक है, 48 के अपवर्तक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, तो अपवर्तक यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें 2 की बता दी है, 2 का 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और आगे भी कट जाएगा, 5 के हैं, 5 है, 10 है, 15 है और आगे भी है, 16 के भी इत्यादि है। तो इस तरीके से अपवर्तकों की एक लिस्ट है। आपको अगर अपवर्तक की परिभाषा या उदाहरण आती है तो लिखना होगा। 1 का अपवर्तक 1 2 3 4 हो गया, 8 का अपवर्तक 8 16। एक बात और, अब एक बात मुझे जो और आपको बतानी है वो क्या बतानी है मेरे फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिए।
अगर किसी भी संख्या का आपको अपवर्त पूछे, ठीक है, अगर आपको 25 का अपवर्त पूछे तो क्या करेंगे, 25 की टेबल पढ़ेंगे, 25 एकन्नम 25, 25 दूना 50, ठीक है। इस बात को मेरी एकदम गांठ बांध के सुन लीजिए। अगर किसी भी संख्या का अपवर्त, अपवर्तक नहीं अपवर्त, वो पूछे तो वो सिर्फ उसकी टेबल पढ़ देना, जितने तक पूछे, 8 पूछे, 7 पूछे, 9 पूछे, जितने तक पूछे सिर्फ उतनी बार उसकी टेबल को पढ़ के लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। अपवर्त में, सिर्फ अपवर्त में, जिसमें गुणज की बात हो रही है। आगे बढ़िए, इसकी कुछ बातें हैं। कोई संख्या अपने अपवर्तक का अपवर्त होती है, कोई संख्या जिसके अपवर्तक है उसका अपवर्त होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी संख्या आपको, जैसे आपको 25 का अपवर्त निकालना है तो इसका जो अपवर्त होगा वो 25 से बड़ा होगा, क्योंकि 25 दूना 50 है, दूसरे बार में ही बड़ा हो गया, तो इसके बराबर होता है और बड़ा भी होता है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है, जो संख्या होती है वो स्वयं का अपवर्त होती है। किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या जो है वो असीमित है। आप किसी भी संख्या का अपवर्त कितना हो सकता है वो नहीं बता सकते, क्योंकि आप अनगिनत बार टेबल पढ़ सकते हैं। क्या आप 25 गुणे 25 100 बार नहीं पढ़ सकते? जैसे 25 अट्ठे पढ़ते हैं वैसे 25 100 तो पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी संख्या का अपवर्त पहले से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं समापवर्तक की। ये क्या होता है? समापवर्तक में कहते हैं प्रशिक्षु इस तथ्य से परिचित हो चुके हैं, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित विभाजित करने वाली जो संख्या होती है उस गुणनखंड को हम अपवर्तक कहते हैं। जैसे 48 दिया तो 48 जिससे जिससे कट जाएगा वो समापवर्तक में आएगा, 64 जिससे जिससे कट जाएगा वो समापवर्तक में आएगा, 72 जिससे कट जाएगा तो वो सभी का। अब इसमें एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। समान अपवर्तक, जो समान अपवर्तक होते हैं उनको ही हम कहते हैं। तो जैसे समान अपवर्तक की बात कर लो तो ये 2 देखो, इसमें पूरे में तीनों में है तो 2 लिख दो, ये 4 इसमें भी है तो 4 लिख दो, उसके बाद ये 8 इसमें भी 8 लिख दो। बाकी शेष कोई नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जो तीनों में है? क्या कोई नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जो तीनों में है? नहीं है, तो वो आपका अपवर्तक समापवर्तक नहीं होता। समापवर्तक क्या होता है? समान अपवर्तक जो होते हैं समापवर्तक होते हैं। बात कर लेते हैं समापवर्तक की, ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि समान अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं। जैसे 3 6 9 ये आपका अपवर्त दिया है 3 का, 6 का दिया है, 9 का दिया है, ठीक है। अब इसमें कहते हैं संख्याओं के समान अपवर्त को उनका समापवर्तक, जो समान संख्या के समान अपवर्त होते हैं उनका समापवर्तक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कोई नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जो तीनों में आया, तो सिर्फ 18 ही एक नंबर ऐसा है जो तीनों में आया, तो ये आपका क्या है? समापवर्त है। तो क्या आप अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक और समापवर्त चारों से अवगत हो गए? चारों की परिभाषा जान गए, चारों को उदाहरण जान गए? आएगा जरूर, 100% आएगा, 120% आएगा। आपको अलग अलग देखिए, यहाँ पर 45 60 75 का लगाइए। आप सभी इसको जरा सॉल्व करने का प्रयास करिए। 96 का अपवर्त बताइए, ठीक है। आपको इस तरीके से देखिए 496 का अपवर्त लिखिए, तो आपको इस तरीके से कई सारे प्रश्न बन जाएंगे जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे बढ़िए, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके चैप्टर 6 की, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ करना। मैं आपके एससीईआरटी की पीडीएफ से सब कुछ करवाऊंगी लास्ट टाइम, क्योंकि अभी मैं सवाल वगैरह बहुत लगवाऊंगी, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में सिर्फ हमको सिर्फ समझना है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप देखिए, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना तो बिल्कुल अच्छे से आता है, ये बात आपको पता है, बहुत बार लगा है, बेसिक सवाल, छोटे बच्चों का सवाल है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट में है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या केवल एक का अपवर्त या स्वयं का एक अपवर्त होती है, ठीक है, केवल एक का मात्र अपवर्त होती है। 2 3 11 13 के केवल 2 अभिन्न अपवर्तक होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं, ठीक है। जो संख्याएं नहीं करती है तो स्वयं का अपवर्त तो होंगी ही, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं उनको हम विभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो ये सत्य सत्य में आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ लास्ट टाइम में। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये पीडीएफ में जितनी चीज़ें जो छोटी छोटी दी गई हैं वही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी लास्ट टाइम में, कि अगर आए तो कर लो। अब देखिए, आपको जो एलसीएम एचसीएफ हम निकालते हैं वो 2 तरीके से, एक भाग विधि से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि इस तरीके से होती है, जैसे 48 किस किस नंबर से कटेगा? तो 48 2 से कटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। कैसे ये आ रहा है ये देखो, 48 है, ठीक है।
अब इस तरीके से आप कर दो तो कितनी बार लेके जाओगे, तो आप आराम से इसको जो है 2 दूनी 4 ले लो और 2 चौक 8 ले लो। फिर इसको 2 से काट दो तो ये 12 बार में जाएगा, 12 दूनी 24। फिर ये 2 बार ले लो तो ये 6 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 6 बार में। फिर इसको काट दो तो 2 तिहाई 6 जाएगा। 3 कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया, 2 3 और ये 1 बार 4। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये 2 4 बार आया और 1 बार 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये 48 के क्या हो गए, खंड हो गए, गुणन खंड हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे तो आप 48 का लिख दो, 64 का लिख दो, 72 का लिख दो। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर इसका 1 बार, इसका 1 बार, इसका 1 बार। ठीक है, तीनों में आया तो 3 बार लिख दो। उसके बाद 3 जो है वो इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए 3 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे और आराम से गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। भाग विधि से अगर हमको लगाना है, अगर हमको भाग विधि से निकालना है तो मासा हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये और उस तरीके से अगर हमें भाग विधि से एलसीएम को देखने लगाया है, इसमें शायद इस पीडीएफ में नहीं लगाया है, इस पीडीएफ में लगाया है। तो चलिए अभी आगे दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा पीडीएफ नहीं देखा है। भाग विधि से अगर बात करते हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो हम सभी जानते हैं भाग विधि से 12 से क्या करो 16 में देते, 12 करना 12 जाएगा 4 आएगा और ये 12 उतार के यहाँ पर अब इसी 12 में 4 से दोगे तो 3 चौक 12 होता है, कट जाएगा तो 3, ये यहाँ पर ये जो 4 निकल गया ये आपका मासा है। 12 और 16 का एचसीएफ क्या है, 4 है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब चलते हैं आगे, लघुत्तम समापवर्तक देख लेते हैं तो वो क्या होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक में ये भी 2 तरीके से होता है, एक भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। भाग विधि से जैसे करना है तो 16 को कर दो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी कि 2 की पावर 4 बार आ गई। ठीक है, उस तरीके से 32 का कर दो तो 2 की पावर 5 बार आ गई। 40 का कर दो तो 2 की पावर 3 गुणे 5 आ गया। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे सॉल्व करने को आएंगे। अब इनका मासा लासा आप निकालेंगे, जैसे 16, 32 और 40 का लासा कैसे निकालोगे, तो सबसे ज़्यादा बार 2 किस में है, 2 की पावर 5 में, 2 की पावर 5 ले लो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कोई और संख्या है जैसे 5 है तो 5 लिख दो। सारी संख्याओं को हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिखोगे तो 32 आएगा। तो 32 से 5 गुणा करोगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यही चीज़ आपकी भाग विधि से लगाएं तो 14, 28, 32 और 56 को दिया है। तो हम इसको चलो करते हैं भाग विधि से। भाग विधि बड़ी आसान होती आती है, इसके सवाल एक सवाल पक्का आएगा। तो देख सकते हैं 214 होता है, 14 9 28 होता है, 35 ऐसे का ऐसे उतर जाएगा और 56 जो है 28 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लेके जाएंगे तो 7 उतर जाएगा, 7 फिर 2 से 14, ये 4 14 कट जाएगा, 35 है ये और 14 है। ठीक है, 14 28 कट जाएगा। फिर 2 से आएंगे तो ये आपका 7 है, 7 है, ये 35 है, ये आपका 7 बार 214 होता है। अब 5 बार जाएगा तो 7 उतर जाएगा, 7 ये 5 होते हैं, 35 होगा, ये 7 होगा। इस 7 की करेंगे तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 228 आएगा। क्या आएगा, 228। तो लासा के लिए 14, 28, 35, 56 ये जो है लासा है, क्या है ये 228 इसका टोटल है। ठीक है, समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये सारे कुछ प्रश्न आपको आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र अब मिल गया है, क्या है कि जैसे आपको दिया हो, क्या है 2 संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र है कि आपको मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो ये आपको सूत्र जिनको नहीं याद होगा वो अपना 1 से 2 नंबर गंवा कर जरूर आएंगे। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है और इसका सवाल भी अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा, आपके नंबर कटने नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी आप लोग कह दिए, वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया है कि नहीं, जिसका मासा आपको 16 दिया है, गुणनखंड आपको 6400 दिया है, इसका आपको लासा निकालना है। बहुत बार आपने इसको सीरीज में भी लगाया, चीज़ें आपको बताई गई हैं, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रतिशत की। ठीक है, परसेंट की। आपके 7वें चैप्टर पे हम हैं प्रतिशत की, इसीलिए पीडीएफ से करा रहे क्लास टाइम में देख लो। सवाल तो टफ आएंगे, सही है, जाहिर सी बात है, इतना इजी लेवल का सवाल नहीं बनता है, लेकिन जितना सिलेबस है अभी मेरा टाइम क्या है कि मैं एक बार ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रिवाइज करवा दूँ कि हाँ ये चीज़ें इसमें हैं। अब सवाल वहाँ जिस पैटर्न पे आएगा उनकी क्लासेस मैंने आपको करवाई हुई है पहले से, तो वो चीज़ आपको उस बेस पे लगानी होगी। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। ये 7वां है, आपको ये 7वां चैप्टर आपके परसेंट के बेस पे दिया है। प्रतिशत की तो कोई परिभाषा तो कभी पूछी नहीं गई, सिर्फ सवाल लगाने को आया है, तो बहुत आसान है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सिंपल सा है। आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे सवाल आपको देने को आगे तो दिया है कि 100 में से 5, 100 में से 5 का मतलब क्या कि 5 में आप 100 से भाग दोगे तो 5% आएगा।
ठीक, आगे बढ़िए। इस तरीके से आपको छोटे छोटे सवाल आएंगे। 40% का मतलब क्या है कि 40 से 100 से भाग दे दो। आपको जिस तरह के सवाल इस तरह दिए हैं उस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि परसेंट का जो आंकड़ा होता है वो 100 के हिसाब से माना जाता है। 20% अगर कहना है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलो, ये एक सवाल बहुत अच्छा है। ये आपको अक्सर आता है ऐसे कि प्रतिशत में दिया, परसेंट में दिया और को फ्रैक्शन में बदलना है, तब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, हमेशा 100 से भाग करेंगे। आपको अगर प्रतिशत में दिया है, आपको अगर प्रतिशत में दिया और भिन्न में बदलना है तो हमेशा आप क्या करोगे? 100 से भाग करोगे। तो 20% दिया है, 20 से 100 से भाग कर दोगे तो 1/5 भिन्न में आ जाएगा। 35% दिया है तो यहाँ पर 5 से 35 होता है, आप इसको क्या करोगे? 35 में 100 से भाग दे दोगे तो ये आपका 7/20 भिन्न में आ जाएगा। फिर 30 में दे दोगे तो 3/10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि अगर हम प्रतिशत से भिन्न बदल रहे हैं तो 100 से भाग करेंगे, और अगर भिन्न से हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो हम गुणा करते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो आप दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको सेम इसी तरीके से गुणा करना होगा। ठीक है, दशमलव से प्रतिशत में बदलना है तब ध्यान रखिएगा, तो गलती मत करिएगा। बेसिक प्रश्न आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक सवाल आपको दिया गया है, छोटा सा सवाल दिया गया है। विवेक एक लड़का है, विवेक ने वार्षिक जो परीक्षा हुई उसमें 85% उसने अंक प्राप्त किए। ठीक है, 85% नंबर लेके आया। यदि पूर्णांक उसका 500 का है तो विवेक को नंबर कितना मिला? अगर उसका पूरा जो पेपर है 500 का है तो उसको नंबर कितना मिल रहा है? तो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं? आराम से आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से 500 गुणे 85 बटा 100 कर दिया गया है। ठीक है, यही किया गया। आप इसको 2 0 से 0 पूरा काट दो, उसके बाद आप उसको 85 में आप 500 गुणा कर दोगे तो 425 आएगा। ठीक है, तो कितना आया? 425 आया। तो आपको ये वाला प्रश्न इस तरीके का कई सारा आने की एक संभावना है। ठीक, फिर देखिए, लगाइए जरा, आप लोग भी लास्ट टाइम में लगा सकते हैं। 600 का 90% कितना होगा? एक गांव की जनसंख्या अगर 5000 दी है तो महिलाओं की संख्या 60% हो सकती है, तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी होगी? इस तरीके से आपको प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़िए, लगवाए हैं, करवाए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं तो आपको लगाने। मैंने इसीलिए बोला था कि जो भी बच्चा यूपी बोर्ड की 6, 7, 8 तीनों सालों की किताब लगाए होंगे उनको बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे और सीरीज से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जैसा कि आपके पेपर में आज आए हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके प्रश्न में सवाल है। आज मैं बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी, सिर्फ मुझे पूरा पीडीएफ आपको बताना है कि पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस में यही इतना था, और सिलेबस के सारे हिसाब से क्वेश्चंस और कॉपी जो भी था सब कुछ करवाया था मैंने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ, बारग्राफ, पाईग्राफ के बारे में, इसका भी 2 नंबर का प्रश्न आता है। आपको ये ध्यान रखना है, सभी बच्चों को क्या ध्यान रखना है कि मैथ का जो पेपर है वो 25 नंबर का पेपर है। 18 प्रश्न आपको आने वाले हैं। ठीक है, और 12 नंबर आपके पास ही हैं। तो जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आती तो वो 12% को अचीव करने का दिमाग में रखें कि आपको 13 नंबर किसी कीमत पर लिया। और जिनको मैथ आती है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, सभी बच्चे बहुत चक्कर ले जाएंगे। ठीक है, अब पिक्टोग्राफ, बाईग्राफ, पाराग्राफ देख सकते हैं। आगे चलिए, आवृत्ति आंकड़े कभी कभी हमको दिए थे ऐसा, जैसे हमको ये डाटा दिया गया ना, वैसे डाटा हमको दे देगा, पूरा डाटा हमको दे देगा। फिर पूछेगा कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए। तो हम इस सवालों के बेस पे इसको बनाते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ तो आप समझ जाएंगे। ये देख सकते हैं, आपको एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया गया है। क्या कह रहा है? पहले पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं ये देख लो। तो आंकड़ों को चित्रों के द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टो का मतलब पिक्चर होता है। जब हमको डाटा के रूप में, आंकड़े के रूप में डाटा दे दिया गया, उसको हम पिक्चर के रूप में बना रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा पिक्टोग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो सोमवार को 3, मंगलवार को 4, बुधवार को 6 और गुरुवार को 2, शुक्रवार को 7 और वही। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे एक अलमारी है जो दुकान में सप्ताह के 6 दिनों में बिक रही है। तो सोमवार को 3 अलमारी बिकी, मंगलवार को 4 बिकी, बुधवार को 6 बिकी। तो अलमारी का ये चित्र बना दो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? एक अलमारी। तो सोमवार को 3 अलमारी बनी है, बिकी है माँ दुकान पे, तो 3 बना दो। मंगलवार को 4 बिकी, 4 बना दो। बुधवार को 6 बिकी, 6 बना दो। गुरुवार को 2 बिकी, 2 बना दो। तो ये पिक्टो के रूप में ये आपको डाटा जो दिया था संख्या के रूप में दिया था, आपने इसको इमेज के रूप में बना दिया। यही आपका पिक्टोग्राफ है। अब आगे बढ़िए, पिक्टोग्राफ में यहाँ पर से गेंद वेंद का भी दे देते हैं। एक दुकानदार ने विभिन्न दिनों में अलग अलग गेंद बेची। तो सोमवार को देखिए 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद, 5 गेंद, 6 गेंद। कितनी गेंद बची है? 6 गेंद नहीं बिकी, 12 गेंद बिकी, क्योंकि देखिए 1 गेंद, ये गेंद का मतलब 2 गेंद है। तो 6 यहाँ पर बना है, यानी कि 12 गेंद बिकी। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गेंद यहाँ पर है, तो 16 गेंद बिकी। तो इस तरीके सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार को। तो ये पिक्टो के रूप में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस दिन बेचे गए गेंदों की संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो सबसे ज़्यादा गेंद शनिवार को बिक रही है। ठीक है, फिर शनिवार को कितने? नहीं, हमें लगता है बुधवार को बिकी है क्या? हाँ, बुधवार को बिकी है। देखो ये सबसे ज़्यादा यहाँ तक गई है, तो बुधवार को बिकी है। शनिवार को कितनी गेंद बिकी है? तो 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद, 5 गेंद, 6 गेंद, 7 गेंद, 8 गेंद, 9 गेंद, 10 गेंद। तो यानी कि सोमवार को
शनिवार को 20 गेंद बिकी है, तो कुल गेंद कितनी बिकी? 20 गेंद बिकी। दुकानदार द्वारा कुल कितना गेंद बेचा गया? टोटल दुकानदार ने कितनी गेंद? 90 गेंद। सारे दिन का गिन लो। किस दिन सबसे कम बिक्री हुई? तो गुरुवार को। एक गेंद 3 रुपये में बेचा गया है, तो बुधवार को कितने? अगर एक गेंद 3 रुपये बेची गई है, तो शुक्र बुधवार को तो कितनी गेंद बेची गई है? जितनी भी बेची गई होगी बुधवार को, उस दिन 66 रुपये के बराबर होगी। तो आपको आपको आंकड़ा दे देगा तो पिक्चर के रूप में चेंज करने को पूछेगा, और पिक्चर दे देगा तो आपको आंकड़े बनाने को देगा। तो इस तरीके से आएगा। आगे बढ़िए। अगर बात करते हैं बार ग्राफ की, बार ग्राफ क्या होता है? तो ये लंबा लंबा सा होता है कुछ इस तरीके से। देखिए, नीचे दिए गए आंकड़ों में 6 प्रशिक्षुओं के द्वारा 600 में से कितने अंक मिले हैं? तो एक लड़का अमिता नाम की कोई लड़की है, उसको 600 में से 450 मिले। दीप्ति नाम की लड़की को 600 में से 300 मिले। रवि नाम के बॉयज को जो है 600 में से 400 मिला। राकेश को 350, अजय को 500 और अमर को 550 मिला। तो यहाँ पर है कि 1 सेंटीमीटर में 100 अंक का मतलब माना जा रहा है। तो इस तरीके से देखो, ये आपका पूरा बांट दिया, अमिता, दीप्ति, रवि, राकेश, अजय और अमर। तो यहाँ पर आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 का पूरा प्राप्तांक इधर प्रशिक्षु है। तो जिसको जो मिला है, तो अमिता को कितना मिला? अमिता को 450 मिला है, तो ये 400 हो गया, और थोड़ा ऊपर बना देंगे तो ये 450 हो गया। दीप्ति को कितना मिला? दीप्ति को 300, तो 300 के लेवल पर बना दो। रवि को कितना मिला? 400, तो रवि का 400 बना दो। राकेश को कितना मिला? 350, तो ये 3 थोड़ा सा ऊपर बना दो। तो इस तरीके से जब हम बना के प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा बार ग्राफ होता है। बार के रूप में ना, बड़ा बड़ा बार जैसे होता है, मतलब बार है, दंड आरेख है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए। तो इस तरीके से कई सारा आ सकता है, दुकान का सामान या जो भी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। एक आपको पाई ग्राफ है वृत्त आरेख का। वृत्त आरेख का भी कभी कभार आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सर्किल का जो मान होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखो, बहुत कम आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ना बड़ा वाला ही आता है, वो बार ग्राफ वाला, तो हम बना लेते हैं। अब इसमें आपको दिया गया, उसी के हिसाब से आप बांट के 360 से गुणा कर देते हैं, आपका आंसर निकल गया। बहुत कम आएगा फ्रेंड्स, परेशान नहीं हो, ठीक है। मेनली वही ज़्यादातर आता है। तो ये कई सारे देखिए दिए गए, कबड्डी, फुटबॉल गेम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे। 9th देखिए, सजाती विजाती व्यंजक क्या? एक आपको सरलीकरण आएगा। अभी परसों नरसों मैंने PDF पे कोई मैथ का दिया हो, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के सवाल आंसर सही दिए गए हैं, PDF मैंने दिया था, तो वो मैथ का है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इकाई 9 है, सजाती विजाती मान है, व्यंजक के बारे में है, चर अचर राशियाँ हैं, इनके बारे में। आइए जानते हैं। ये तो पूरा PDF है, अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। आइए देखते, सजाती विजाती व्यंजक के बारे में है। तो क्या कहता है? प्रशिक्षुओं को व्यंजक जब 3x + 4y + x पर विचार करने को कहते हैं, तो हम स्पष्ट करते हैं कि व्यंजक में 3 पद है। कितने हैं? 3 पद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये दोनों पदों के बीच में x प्रयुक्त हुआ है। दोनों में क्या है? x प्रयुक्त हुआ है। तो x जो है प्रथम घात में है, इसलिए इसे हम सजाती पद कहते हैं, और हम इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यह है 3x + x + 4y। तो इस x का मान 1 माना जाता है। तो 3 में से एक x जोड़ोगे तो 4x + y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4x + y। अब लेकिन ये यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे पद में 4y दिया है, इसलिए यहाँ पर इस पद को हम क्या मानेंगे? विजातीय पद माने। सजाती विजाती, सजाती का मतलब समान, विजाती का मतलब अलग अलग। आगे बढ़िए। चलिए, अब कुछ सवाल है व्यंजक का जोड़ो घटाना। ये जो पद आपको दिए गए रहते हैं ना, इनका आपको जोड़ घटाना करना दिया है। आपको 2xz + 3z + u, और आपको दिया है xz - 2z। तो यहाँ पर 2xz - 3z + u है, और आपको यहाँ पर दिया है, तो इसके नीचे लिख दो, और ये u का u हो जाएगा, प्लस का प्लस होता जाएगा, और 3 और ये 5 2 दिया है। तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर 3 2 5z हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपको प्लस है, ये प्लस खुद ही दिया है। 2xz में 1xz को ऐड करोगे 3 आएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3xz - 5z + u। आगे बढ़िए। आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसे आपको सवाल देखो फ्रेंड्स आएगा ज़रूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, इस तरह के सवाल छोटे छोटे से हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। फिलहाल आप वहाँ पर भी कर लेंगे, इतना मुझे अनुमान है, बेसिक है। आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा सवाल इसमें नहीं दिया गया है। 10वां आपको चैप्टर क्या है? बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, तलखंड, वक्र, ये इनकी परिभाषा आ सकती है। तो बिंदु के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान लग सकते हैं कि क्या पता आपको शायद पूछ ले। बिंदु के बारे में कोई भी एक पॉइंट होता है जिसको दर्शाते हैं हम, बिंदु की एक स्थिति बन जाती है, उसको हम बिंदु कहते हैं। किसी भी एक निश्चित पॉइंट को संबोधित करते हैं, ठीक है। रेखाखंड के बारे में यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, देख सकते हैं। आपको रेखाखंड ऐसा देखो फ्रेंड्स, बताएं, सच बता रहे हैं,
परिभाषाएं बहुत कम आएंगी, सिर्फ बहुत रेयर केस में कभी कभार आएंगी, नहीं तो इन सब की परिभाषाएं नहीं आने वाली। कुछ भी सवाल डायरेक्ट आएगा, तो सवाल पे आप लोग फोकस करिएगा। पुरानी क्लासेस जो भी देख पाएंगे, जितना आप देख पाएंगे उतना, क्योंकि मैं सारी क्लास को कंबाइन करके पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं आज मैं यही क्लास ना कर पाती, बड़ी मुश्किल से ये भी कर पाई। देखो ये चित्र है, घना आपका, गोला का, बॉक्स है, ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। इनका सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मली हैं फिलहाल, अभी आपके सिलेबस में नहीं आने वाली हैं। ये आपका एससीईआरटी का है, ठाकुर की बुक का नहीं है ये, ठीक है। ठाकुर की बुक में और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। एक अच्छा प्रश्न आपको पता है कौन सा आएगा, वो ये वाला आएगा 11वें प्रश्न में, कि आपको 60 का 90 का और 120 के कोणों की रचना बनानी है। तो 60 के कोण की रचना कैसे बनेगी वो बनाना सीख लो, बहुत आसान है। कल आप लोग इसको लेकर जाइएगा सिंपल तरीके से, और मैथ की पूरी कॉपी स्टेप मार्किंग में चेक होती है, तो उसको करने का भी प्रयास करिएगा कि स्टेप में सही से लिखिए। लास्ट में अगर आंसर मान लीजिए गलत हो रहा है तो लिख, जो आंसर का आंसर आ रहा है वही लिख दीजिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में सॉल्व करिएगा। और जो आसान वाले होंगे, जिससे आपको बैक ना लगे, तैयारी करनी रहेगी पूरा कि हाँ मेरा बैक का पास आउट होता है, तो 13-14 नंबर का प्रयास जरूर करिएगा। तो 60 के कोण को आराम से बन जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़िए इसी के साथ, उसके बाद आपको और 120 का जो कोण है वो बन जाएगा आपका, 90 का भी बन जाएगा। आगे बढ़िए, 12 चैप्टर देखिए, कोणों के प्रकार है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो इसकी परिभाषा तो आती नहीं है, सिर्फ मान आपसे पूछता है। तो कोणों की परिभाषा में तो आपको समकोण, मान कोण, न्यून कोण। न्यून कोण 90 के नीचे का कोण होता है, समकोण 90 का होता है, अधिक कोण उनसे बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कई सारे कोणों के बारे में अलग अलग कोण आपको दिए हैं। स्ट्रेट एंगल के बारे में परिभाषाएं आपको बताई गई हैं। एक ही रेखा पर दो किरण परस्पर विपरीत दिशा में जाती हैं, विपरीत दिशा में लीजिए, और इस प्रकार से दोनों विपरीत किरणों के द्वारा बनाए गए कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और रिज कोण का मान 180 का होता है। कितने का होता है? 180। रिज कोण का ये चित्र है, उसका ये मान है। आगे बढ़िए, संपूर्ण कोण क्या होता है? तो यदि कोई किरण अपने आरंभिक बिंदु से प्रति एक बार पूरा घुमाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः आती है तो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसका मान 360 डिग्री का कितना होता है? 360। संपूर्ण डिग्री, संपूर्ण कोण का मान कितना है? तो 360 डिग्री है। आगे बढ़िए, शून्य कोण क्या होता है? यदि किरण के घुमाए बिना इसकी आरंभिक और अंतिम स्थिति सिम है तो इस कोण का बना जो कोण होता है वो 0 एंगल का होता है, जिसको हम 0 डिग्री का मान कहते हैं। समकोण राइट एंगल है जो 90 डिग्री का होता है। क्या करता है? परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री को बनाता है। न्यून कोण के लिए ये देखो, न्यून कोण की परिभाषा यहाँ पर है कि वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा होता है और समकोण से छोटा होता है वो न्यून कोण, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं और कुछ इस तरीके से बनता है। इसका मान इस तरीके से 90 से कम होता है। अधिक कोण की बात कर लो, ऑब्ट्यूस एंगल होता है वह कोण जिसका समकोण से बड़ा है लेकिन रिज कोण से 180 से छोटा होता है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है। अधिक कोण इसको कहते हैं। इसका चित्र इस तरीके का बनता है। तो सभी कोणों के चित्र और मान आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल का मान जो होता है वो 180 से बड़ा, 360 से छोटा होता है। तो इसका जो चित्र है वो इस तरीके से बनता है। सबके मान फिक्स्ड है, सबके एंगल भी फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए, तो आपको देखिए 260 का कोण बनाने को आ सकता है। इन सारे जो दिए गए संख्याएं इनका कोण बनाने को आ सकता है। या आपको दिया रहे, पूछ सकता है कि 90 का है, कौन सा कोण है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? सबके सूत्र आपको याद होने चाहिए। त्रिभुज क्या होता है? 3 बिंदुओं का समाकलन होता है, ठीक है। अब आगे चलिए, तो हम आपको दिखा देंगे त्रिभुज के बारे में। ये देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं 3 भुजाओं से निर्मित जो भुज होता है वो त्रिभुज कहलाता है। इनमें 3 मान होता है अलग अलग सबका, ठीक है। त्रिभुजी आकार के घेरने वाली आकृति को 3 भुजाओं के शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है, वो त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। त्रिभुज और त्रिभुजाकार क्षेत्र मिलकर त्रिभुजी पटल कहलाते हैं, उनको हम त्रिभुजी पटल कहते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आगे बढ़िए, तो ये सारे आपके सवाल हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं त्रिभुजों के प्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं। आइसोसेलेस, समबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। समबाहु में क्या होता है कि तीनों साइड की भुजाएं बराबर 5 5 5। समद्विबाहु में 2 साइड बराबर होता है, एक नहीं होता है। और विषमबाहु में तीनों टेढ़े होते हैं, तीनों नहीं होते एक समान जैसे। तो ये चित्र आपको आ सकते हैं बनाने को। न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है। आगे बढ़िए, कुछ बातें इनमें हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर नहीं, कोई एक त्रिभुज उसकी दोनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने वाले कोण से बड़ा होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, यदि किसी कोई त्रिभुज है उसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं
नहीं है, तो बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने का जो कोण होगा छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान है, कोई त्रिभुज उसका दो कोण असमान है, बराबर नहीं है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा से बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी वाली से बड़ा होता है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो तीसरी वाली से हमेशा बड़ा होता है। आगे बढ़िए। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 3-4 पॉइंट ऐसे स्टार्टिंग के बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको कुछ सवाल हैं जो छोटे छोटे आएंगे ऐसे त्रिभुज के बारे में। आयत के बारे में, आप रेक्टेंगल का शेप होता है आप सभी देख सकते हैं। आयत के बारे में बातें क्या है कि आयत का प्रत्येक अंतः कोण जो होता है वो समकोण है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। आयत के आमने सामने की भुजा ये बराबर, ये बराबर। आमने सामने की भुजा जो होती है समांतर होती है। आयत के सामने शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये विकर्ण होता है, डायगोनल कहलाता है। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ग के बारे में क्या होता है, वह आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग कहलाता है। ये वर्ग है, वो आयत है, ठीक है, ध्यान रखिए। वर्ग की विशेषता ये है कि आयत के समान ही होती है, साथ ही वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। वृत्त के बारे में क्या है, वृत्त के कॉन्सेप्ट सर्किल है, ठीक है। बिंदु आप जानते हैं, बिंदु के चारों ओर बना जो एक गोला होता है वो हमारा वृत्त कहलाता है। 360 डिग्री का इसका मान होता है। ये सारी चीज़ें। आगे बढ़िए। तो आपका ये है परिमिति 14 इकाई। आपके सिलेबस में इसमें सवाल तो इस पीडीएफ में बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कम था, बहुत बेसिक था, सब आसान था। मेरा आज सिर्फ पूरा बताना था, यही इतना है। और जो सेक्शन के प्रश्न है पास करने वाले बच्चे सभी पास कर लेंगे, इतना तो मुझे कन्फर्म है। और जिनको नहीं आता उन्हीं के लिए दिक्कत है, अन्यथा सभी बच्चे अच्छा करेंगे। जिनको प्रॉब्लम है वो किसी न किसी तरीके से कोशिश ये करेंगे कि पूरे पेपर से 14, 13, 15 नंबर कैसे भी करके एकदम साफ सुथरा लिख के बनाएं ताकि वो नंबर आपको मिल जाएं। अब पैरामीटर से संबंधित कुछ कुछ सवाल होता है। देखिए क्या है कि आयत, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त का ज्ञान। किसी भी समतलीय आकृति की बाहरी सीमा की जो माप होती है वो उसका परिमाप होती है, ठीक है। बाहरी सीमा, आउटर सरफेस का जो माप होता है वो उसकी बाहरी सीमा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो 2 × L+B। आयत का परिमाप, एरिया ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L+B होता है। वर्ग का क्या होता है, तो 4 × भुजा, ठीक है, 4A, 4 साइड, 4 × भुजा। आगे बढ़िए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है, वृत्त को बनाने में आवश्यक तार की लंबाई उस वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि किसको कहलाती है, तार की लंबाई। कोई सर्किल आपको बनाना है तो उसके लिए जितना आपको तार लगेगा, लंबाई लगेगी, वो उसकी परिधि है। तो आपका ये पूरा जो पीडीएफ आपके एससीईआरटी का था वो मैंने आपको पूरा करवाया। इनमें सवाल तो नहीं थे, पूरा आपको मैंने थ्योरी टाइप का जो भी चीज़ें थी वो बताया, पूरा फॉर्मूला वगैरह जो था वो सब कुछ बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये होगा कि हाँ सारे चैप्टर्स आपने देखे हैं। सवाल की रही बात लगाने की, तो अभी लास्ट द मोमेंट आप लोग भी जो लगा पाए वो लगाइए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। जितना आपको आता है उतना इनफ है। बस कल कोशिश करिएगा कि एक क्रम में सॉल्व करिएगा, साफ साफ राइटिंग में करिएगा, रफ पेज पीछे बनाइएगा और जो है पहले वस्तुनिष्ठ करिएगा, फिर उसके बाद आपके लघुत्तरी, अति लघुत्तरी करिएगा। और अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप जैसा सॉल्व करना चाहे वैसा सॉल्व करके साफ साफ कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई नहीं भी आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं, उसको जो आ रहा है उसी तरीके से बनाकर सॉल्व कर देना। या ऐसा होता है कभी कभी कि आपको आधा प्रश्न आता है, आधा का आंसर नहीं आ रहा है, तो जितने तक का आपका जो भी आंसर आ रहा है लास्ट में आप वो भी लिख देंगे, तब भी आपका जो भी होगा देखा जाएगा। छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए पेपर बिल्कुल भी छोड़कर कोई नहीं आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके पूरा आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करके आएँ, सारे प्रश्न को देख कर आएँ। फिर जो भी चीज़ें होंगी समय के साथ हम लोग देखेंगे। पेपर अच्छा ही, उम्मीद है कि ये अच्छा बना है आज का। तो आपका जो है कल के तीनों पेपर आपके अच्छे होंगे। तो ये आपकी लास्ट क्लास यहाँ पर बताने का प्रयास किया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।